to our continuous in-house training program. Today, we all have arrived with a new spirit to listen to our one and all and one of the most sincere, dedicated and devoted Raj Lakshmi Kumari ma'am. Before going to invite her, I would like to inform you that she has also attended the PRP program that was conducted in Patna, and she is quite energetic to render her best in the classroom as well as in-house programs, and we expect a nice and informative speech from our respected Rajlakshmi Kumari Madam, who is going to share her experience on the topic values of education. So let us welcome and invite our resource person with a huge round of applause, Ms. Rajlakshmi Kumari Madam. Please come. Respected Principal Sir and my dear colleagues, today's my topic is value of education. So value of education. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम सब एक अकेडमी में हैं, स्कूल में हैं, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन सबसे पहले ये जानना है कि एजुकेशन और मैंने इसमें स्पेशल वर्ड इंक्लूड है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू से क्या मतलब है? What do you mean by value? मूल्य, उसका क्या मूल्य किस चीज का? एजुकेशन का, शिक्षा का मूल्य था। शिक्षा का मूल्य है ना, एजुकेशन का मूल्य। वेरी गुड, सही है। और एजुकेशन और वैल्यू ऑफ एजुकेशन में कोई डिफरेंस है? वैल्यू एजुकेशन में कोई डिफरेंस है इन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन? Definitely difference is there, ma'am. Yes, sir. Actually, that value of education, it must be quite effective, so that it must be the child-centric. There it lies the values of education. Otherwise, we all are educated, but whenever we are entering into the classroom, different teachers, their presentation differs. The same topic, one teacher may teach it in a quite lucid way, but the same topic, one teacher may make it quite confused. So there lies the values, actually the way we are teaching and how far the students are being getting the facilities or are being getting the advantages from it. That is the thing according to me. Thank you, sir. सही है। And value का मतलब क्या हुआ? Only value. Only value. Importance महत्व, महत्व, importance. शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें क्या उसकी लास्ट में मेरे निष्कर्ष है, जैसे कि कुछ अर्थ उपार्जन करना, चाहे आगे किसी बच्चे को शिक्षा देने, यही इसका वैल्यू का मतलब। और एजुकेशन में करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, मैम औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, लाइक कि हम बुक्स यूज कर रहे हैं, क्लासेस है ना, क्लासेस में जो भी हम क्लासरूम में यस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी गेन करते हैं क्लास में, वही मेरा फॉर्मल एजुकेशन का। हाँ, थैंक यू सर, सही है। मीन्स कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, मीन्स कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट रिलेटेड जिसका इसका मेन टारगेट क्या होता है? पढ़ना, क्लास पास करना, है ना, कि हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी हो ताकि कल को हमें अपने फील्ड में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, जॉब मिल पाए, हम जिस एम से पढ़ रहे हैं उस एम को अचीव कर पाए, है ना। पढ़ने का मेन एम क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति करना, अपने गोल को अचीव करना। स्टडी का मेन एम जॉब अचीव करना। रिजल्ट गेन करना। और कुछ होता है क्या? मनी उपार्जन हो, मेरी
लाइफ सक्सेस। यस सर। एक सभ्य नागरिक बनना। हाँ, एक सभ्य नागरिक बनना। थैंक यू सर। यही चीज मैं सुनना चाह रही थी, बहुत देर से पूछ रही थी वैल्यू क्या है उसका। थैंक यू सर। तो एक फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि हम बुक इस लैंग्वेज में जा रहे हैं, बुक में जो पढ़ाया गया है हम बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा प्रमोट हो जाए। अगर उसका इंटरेस्ट एसएसटी में है वो उसमें जाए, अगर उसका इंटरेस्ट हिंदी में है वो उसमें आगे जाए, है ना। लेकिन उसके जो हमारे जो नैतिक सोच होती है वो भी तो हम उसी को कहा जाता है वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, या फिर वैल्यू एजुकेशन कह लीजिए, कि हम अपने नैतिक को कैसे बढ़ा रहे हैं, अपनी सोच को। ऐसा नहीं होता है क्या, एक जो बच्चा है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट है, तो उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको हर चीज सिखाया जा रहा है, वो अपने जो भी उसका गोल है वो अचीव कर लिया। बट सोसाइटी में बहुत ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, है ना, लेकिन वो जो भी काम करते हैं उसमें फुल्ली फोकस होकर काम करते हैं। होता है या नहीं होता? होता है। प्लस वो बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना, सिंपैथी भी होती है उनमें, समाज सेवा की भावना भी होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें वैल्यूज है या नहीं है, नैतिक है या नहीं है, नैतिकता उसमें है या नहीं है? है ना, नैतिकता है। मेरा कहने का मतलब ये था, इन दोनों में हम इंस्टीट्यूट में हैं, हमें बच्चों को एजुकेशन तो देना ही है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमें उनमें क्या देना होता है, वैल्यूज भी। देते हैं या नहीं देते हैं? कैसे देते हैं आप लोग अपनी क्लास में? सर मैं जिस तरह करने पढ़ाते हैं तो विषय से हट कर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम मिले, समय मिले, तो उसमें जो है विषय से हट कर जो मॉरल जो है तो मॉरल वैल्यू के बारे में, मॉरल वैल्यूज सीरियसली में आई थिंक मॉरल वैल्यू, मॉरल साइंस करके है ना सब्जेक्ट है प्रेजेंट जूनियर क्लासेस में? नहीं है। लेकिन जब आप लोग सीबीएसई नॉर्म्स से, कौन है जो थैंक यू, पहले जो पढ़े थे, अभी नहीं, जब आपने 10th की होगी, 10th 12th, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मॉरल साइंस था या नहीं था? है ना। तो मॉरल साइंस यानी कि उसी वक्त हमें बच्चों में क्या होता है कि मॉरलिटी डेवलप की जाती है। एजुकेशन के साथ साथ एक सब्जेक्ट को रखा गया था कि उसकी मॉरलिटी डेवलप करने के लिए, है ना। तो मैं मेरी बात को स्टार्ट करते हुए एक स्टोरी है वो मैं सुनाना चाहूंगी। गुरुकुल के टाइम की बात है। एक राहगीर, स्टूडेंट की उम्र का 12-13 साल का था, वो सामने से गुजर रहा था, गुरुकुल के पास से वो गुजर रहा था। तो उसका जो स्टेटस है मतलब भटकने वाला, नोमैड टाइप का था, उसका कोई अस्थाई नहीं था, परिवार नहीं था उसका। तो भटकते भटकते जब वो गुरुकुल के पास गया तो वहां पे उसको गुरुजी दिखे, तो वो उनके पास गया। जाने के बाद उसने एक सवाल किया उनसे कि गुरुजी, जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? उसको नॉलेज तो नहीं थी उतनी, पर उसने जो सवाल किया वो बहुत बड़ी थी अपने आप में, जिसमें हमारी पूरी लाइफ आ जाए। तो जब वो सवाल किया उसने, तो सवाल का रिप्लाई उसको ये मिला कि बदले में गुरुजी ने क्या किया, एक पत्थर लेके दिया, रूबी जेमस्टोन उसे दिया और बोला कि तुम इसको लेके जाओ और पता करो कि इसका मूल्य क्या है, लेकिन इसको बेचना नहीं है, उसको सेल नहीं करना है। तो जब वो स्टोन लेके मार्केट में गया लोगों से पूछने के लिए कि इसकी क्या कीमत है, तो सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा कि चल ठीक है, इसके बदले में 12 बोरे पोटैटोज, मतलब कि मैं आपको
दे दूंगा, आप ये मुझे दे दो। उसने इस चीज से इनकार कर दिया, नहीं गुरुजी ने बेचने से मना किया है, मैं नहीं बेच सकता। फिर वो उसे लेकर के आगे गया फ्रूट्स वाले के पास, फल वाले के पास गया। उसने कहा तो ये दे दे, इसके बदले मैं तेरे को 12 संतरे दे दूंगा, क्योंकि संतरा उस टाइम महंगा था, फल है। उसने भी मना कर दिया, कहता नहीं अब मैं नहीं बेच सकता इसको। तो फिर वो उसे लेकर सुनार के पास गया। जब सुनार के पास गया, सुनार ने कहा कि मैं इसे 2 करोड़ दूंगा, तो इसे मुझे दे दे। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता, गुरुजी ने मना किया है, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद वो जो हीरे जेवरात वाले होते हैं, मेन डायमंड मर्चेंट्स जो होते हैं, उनके पास गया वो जेमस्टोन को लेकर के। तो जब उसने देखा, उसने क्या किया, उसको उसकी कीमत पता चली, बट उसने उसका मूल्य नहीं लगाया। उसने ये कहा कि आप ये कहाँ से लेके आए हो, ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और उसने उसको रिटर्न कर दिया और वो भटकता हुआ फिर वापस अपने गुरु के पास आया और उनको बोला कि पूरी जो भी उसकी आपबीती थी, जो भी उसकी कहानी थी, उसने उनको बताई। फिर बोला कि गुरुजी आपका काम तो मैंने कर दिया, अब मुझे मत बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। तब उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि जीवन का मूल्य यही है कि जो तुम ये पत्थर वापस लेके आए हो, क्योंकि जीवन का मूल्य कुछ है ही नहीं, कि जीवन बहुमूल्य है ना, अमूल्य है या फिर जीवन बहुमूल्य। तो जो ये मैंने वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात कही है, वैल्यू एजुकेशन यानी कि हम उस बच्चे को जीवन के मूल्य के प्रति उसको ज्ञान देते हैं, उसको नॉलेज देते हैं। एजुकेशन फॉर्मल लैंग्वेज हो गया, लेकिन फॉर्मल के साथ साथ उसे हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाना चाहिए, है ना। एक ऐसा नागरिक नहीं कि जब हमें जरूरत हो सामने वाले को उस वक्त वो पीठ दिखा के चला जाए, बस ऐसा कि वो हर वक्त उसके लिए तात्पर्य रहे, एक सेंसिटिविटी रखे दूसरों के लिए, सिंपैथी रखे, किसी की भी कुछ मिस हैपनिंग में या किसी भी टाइम वो उसके काम आ पाए। आप कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा? कुछ सवाल आ रहा है मन में, कोई डाउट? नथिंग? नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू ऑफ एजुकेशन मीन्स कि बच्चे को ऐसा तैयार करना कि वो अपने सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहा है। मेरे पहले बातों से आपको पता लगी गया था कि हम ऐसे बच्चे को बनाएं, उसमें ऐसे गुण डालें ताकि वो अपने आसपास को अच्छे से फेस कर पाए। आप टीचर हो, हम सब टीचर हैं। टीचर होते हुए हमें कैसा लगता है जब टीचर बच्चे हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? बहुत बुरा लगता है ना। कैसे, कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे अपना? कैसा? जब बच्चे क्लास में आए या बाहर पे ही अगर कहीं पे हम लोग को मार्केट्स में या कहीं अदर प्लेसेस में देख लेते हैं, अगर बच्चे हमें देख के नेगलेक्ट करते तो हम जो हमारे साथ रहते वी टॉक विद देम दैट ये हमारे स्कूल का बच्चा है, डजंट गिव द रिस्पेक्ट, या मुझे ही नहीं या फिर किसी गेस्ट भी कोई आने से गेस्ट के सामने भी अगर वो लोग कुछ पूछते तो दे डजंट गिव एनी रिप्लाई, तो बोलते कि किस स्कूल से है, आपके टीचर कौन है। हाँ। तो सारा फीडबैक टीचर्स के ऊपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थैंक यू मैम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर की बात आती है। अगर हम पेरेंट्स को ही बुला के बोलते हैं, वो भी यही रिस्पॉन्स करते हैं कि बच्चे तो आपके साथ हैं, हम उनको पढ़ने भेजते हैं, आप शिक्षा दीजिए उनको। जबकि जो मॉरल साइड बाय साइड उसका फैमिली का रेपुटेशन का भी सवाल उठता है। हाँ, फैमिली मम्मी पापा का एजुकेशन क्या नॉलेज बच्चा को देते हैं, ये सवाल भी पैदा होता है। जी, थैंक यू ओनली नॉट फॉर टीचर, बिकॉज इन व्हिच फैमिली दे आर बिलोंगिंग। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। यानी कि हम इसकी बात कर रहे थे, लेकिन हमने कह तो दिया कि बच्चे को स्टूडेंट हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो फॉलो किसको कर रहा है? उसके एनवायरनमेंट को।
किसको फॉलो करना है? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट दोनों होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। और मनीष सर, पॉजिटिव एनवायरमेंट। क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ जी मैडम। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब जहाँ से बच्चे सीखते हैं, जहाँ से कुछ अच्छा कर पाते हैं, जिससे कुछ वो एक सभ्य इंसान बन पाते हैं। सभ्य एटमॉस्फेयर जिसमें ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं सिर्फ दूसरे उससे नकारात्मक सोच बनाते हैं, उसके प्रति हीन भावना बनाते हैं। इस तरह का एजुकेशन, इस तरह का माहौल बनाना खुद के अंदर, यह एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता है। लेकिन ये जो माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, वो होता कहाँ से है? एक्चुअली होता है यहाँ पर बेसिक नीड के मतलब बेसिक चीज़ क्या है ना कि हम लोग जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर हम दब जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हम बच्चों को कॉमर्शियल एजुकेशन देते हैं, जहाँ हमें पैसे मिल रही है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वाकई में बच्चों को जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर रूप से नहीं दे पाते। किताबी ज्ञान तो कहीं भी मिल जाएगा, ट्यूशन में भी मिल जाएगा, स्कूल में आ रहे हैं इतने सारे अलग अलग बेस्ट फैकल्टीज उससे मिल रहे हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये तो कॉमर्शियल एजुकेशन है। एक सभ्य इंसान बनाने के लिए, सभ्य नागरिक बनाने के लिए एजुकेशन से हटकर अगर हम क्या फायदा, बच्चों को पूरा किताब का नॉलेज दे दी, वो सब कुछ आ गया और बदतमीजी से बात कर रहा है, मुंह लगा रहा है, कोई फायदा नहीं। सारा एजुकेशन वहाँ पर बेकार है, डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर। उससे एजुकेशन थोड़ा कम मिले बट एक सभी मिले, जितना मिले प्रॉपर मिले। तो एजुकेशन कभी मिलेगा तो उसके लिए बेटर होगा। थैंक यू सर। यानी कि हम हमें वैल्यूज इसलिए डेवलप करते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे पाए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे पाए, अपने नेबर को रिस्पेक्ट दे पाए, और एक तरह से देखा जाए तो टीचर जो होता है वो फ्यूचर बिल्ड करता है कि नहीं? मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम टीचर्स के ऊपर ही है। हम जैसा आज बच्चों को शिक्षा देंगे, जो उनको सिखाएंगे, जो नॉलेज देंगे, वही कल को हमारा भविष्य होगा। और इस बच्चों में, स्टूडेंट्स में हमारे भी जनरेशन आ जाएंगे। यानी कि अगर अच्छा कुछ हम सिखा रहे हैं, जो भी उसको बिहेवियर सिखा रहे हैं, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट इस पे पड़ने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में हमें पड़ने वाला है। अगर हम बच्चे को अच्छे से उसको नॉलेज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम में आप ही को रिटर्न बैक करेगा, है या नहीं है ना? तो नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करें तो नीड्स में आएगा, नीड क्या जरूरत है? अनुपमा मैम। मैम, बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। अगर वो अच्छे बनते हैं तो हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं, बेहतर समाज की कल्पना कर सकते बेहतर हैं, परिवार की कल्पना कर सकते हैं, हेल्दी सोसाइटी हो गया। हाँ, अगर वो बेहतर होते हैं तो हम एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर हम नहीं कर रहे हैं, वो हमें डेवलप करने की जरूरत है मैडम, उसमें। जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है। हम कहेंगे कि ये टीचर में डेवलप होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दें। जी जी, आगे मैं देखती हूँ उसमें है टॉपिक। थैंक यू मैम। क्वेश्चन इज एजुकेशन। मैम, द फर्स्ट थिंग इज जो एजुकेशन है और लिटरेसी दोनों में बहुत फर्क है, राइट? जैसे कि अगर हम किसी को एक बात ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है बट किसी को अगर रेस्पेक्ट देने के लिए हम अगर उसको फोर्स नहीं कर सकते, बाय फोर्स वी कैन नॉट गिव रेस्पेक्ट टू एनी अदर पर्सन, राइट? हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए क्या करना होगा? रेस्पेक्ट देने के लिए किसी से हमें भी उसको रेस्पेक्ट देना होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, इट डजंट मैटर। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू का, कि कोई भी बंदा अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखे। एजुकेशन जो है सो दो तरह से आपको ये हो सकता है एजुकेशन का, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, एक हो जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट? तो पॉजिटिव तरीके से अगर हम किसी भी सोसाइटी को कोऑपरेट करें लोगों को, दैट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन माय आई थिंक सो। थैंक यू सर। उसके बाद वो होता है ना भाईचारा, ब्रदरहुड, वो उसका भी एजुकेशन हमें स्कूल से ही मिलता है ना? क्योंकि स्कूल में हमें डाइवर्स देखने को मिलता है। किस चीज की डाइवर्सिटी होती है? रिलीजियन की, बहुत सारी चीजें है ना? रिलीजन का हो गया। तो एक बच्चा वहां से सीखता है, स्टूडेंट वहां से वो चीज लर्न करता है।
अगर उसमें उस टाइम ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी तो आने वाले टाइम में जब वो मैच्योर होगा, जब वो बड़ा होगा, तो कभी वो कास्टिज्म को लेके या रिलीजन को लेके या पुअर है, ओरेंज है, इस चीज को लेके कभी उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, है ना। उसके बाद होता है आपका एक उसमें खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस सर। मैडम, इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो टीचर का ही होता है। हाँ, सबसे पहला है ना, कि बच्चों को इंफीरियर फील कभी नहीं करवाए कि तुम कैसे हो वैसे हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा काम है टीचर्स का ही, कि आप अपने बच्चों को रेस्पेक्ट करो तो सामने वाला बंदा खुद ब खुद रेस्पेक्ट करेगा। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे किसी स्टूडेंट का तो वो कभी भी किसी भी जगह कहीं भी चले जाओ, वो आपको पीठ दिखा के चला जाएगा। सामने से आपको ना कोई विश करेगा ना कुछ करेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम उसके लिए गेस्ट हैं, वो 6 घंटे के लिए रहता है, हम 40 मिनट के लिए जाते हैं क्लास में। सबसे पहले उनको विश हमें करना है, वो हमें विश नहीं करेंगे। वी आर द गेस्ट ओनली, राइट। तो वी हैव टू विश फर्स्ट। तो ऐसा हो नहीं सकता 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन वो आपको बाय फोर्स विश करेगा ही करेगा। अगर हम उसको पहले विश करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, या फिर सपोज हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो हर तरीके से हम उसको ये चीज सिखा सकते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंस है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ। जी जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट आपका हेल्प इन मेकिंग चाइल्ड अ गुड सिटीजन, है ना। जैसे आप एजुकेशन दोगे, वो भविष्य के लिए, मैंने पहले बताया फ्यूचर में हम कर रहे हैं, तो अगर उसको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अपना आने वाला जनरेशन और फ्यूचर अपना जो है वो ब्राइट ही रहेगा और हेल्दी रहेगा। डेवलप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जो भी सर मैं बोल के हटा है, लेकिन हम कह तो देते हैं रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, बट क्या बच्चा वही सीखता है, स्टूडेंट वही सीखता है जो वो सामने गेन कर रहा होता है, जो सामने वो देख रहा होता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में बच्चा क्या सीखता है? फैमिली में बहुत कुछ उसको देखने को मिलता है ना। पहला मोरल स्टडी तो वहीं से सीखता है। सबसे पहला मोरल वहीं से ले रहा है वो। ब्रदर्स है, उनमें फाइट हो रही है, इट्स ओके, ब्रदर्स है, फाइट होती है, बट उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्यों पड़े? पड़ता है ना बच्चों पे। क्यों? अंकल को मत बुलाना, लड़ाई हुई है, कहते हैं ना, नहीं जाना उधर, उनका नहीं खाते। तो बच्चे के हम कहते भी नहीं, बच्चे समझ जाते मेरे पेरेंट्स उनका झगड़ा हुआ, लेकिन वहां पे हमें उनको गाइड करना चाहिए होता है, बेटा हम बड़े हैं, हम लड़े कुछ भी करें, बट आप इस चीज को मन में मत रखना, बिकॉज वो आपके एल्डर्स है ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। क्लास में स्टूडेंट्स आपस में, सीनियर क्लासेस, ब्रदर सिस्टर, भैया दीदी बोलते हैं, बट आज के डेट में कौन बोल रहा है? बहुत कम बच्चे। कोई बोलता है भैया कहाँ है, दीदी सुनिए जरा? कोई नहीं बोलता है, वो नाम लेना पसंद करता है। उसके बाद अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें स्कूल एनवायरनमेंट में, तो हम खुद उनमें वो चीज डाल रहे होते हैं। कैसे डाल रहे होते हैं? वो आपको वो फॉलो कर रहा है, बच्चा वो आपको फॉलो कर रहा है। एक स्टार्टिंग ये होती है कि वो ऐसा टीचर, वो जब फर्स्ट टाइम वो स्कूल आता है ना, तो उसके लिए सारे टीचर इक्वल होते हैं, सारे टीचर इक्वल होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जब बच्चा हमारे सामने किसी की बुराई करे कि मैम वो अच्छे नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ा है, उस टाइम हमें उनको गाइड करना होता है कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप वो भी आपके टीचर्स हैं, कोई बात नहीं, उनका जितना था उतना किया, वो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, बट आप ऐसा उनको रिप्लाई बैक मत करना, उनको रिस्पेक्ट दो क्योंकि वो आपके टीचर हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं को बोल दें हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, यानी कि हमने उनमें नेगेटिव की बीज डाल दिए। होता है या नहीं होता? ये चीज बहुत गार्जियन ऐसे तो बोलते हैं जी, थैंक यू मैम। कभी कभी हो जाता है, वो हमें डेमोक्रेटिक थिंकिंग लेके आती है अपने कंट्री के लिए, देश के लिए, देशभक्ति के लिए, पेट्रियटिज्म की फीलिंग लेके आती है। और ये सारी एजुकेशन जो होती है, वैल्यूज जो होती है, नैतिक जो होती है, वो हम स्कूल टाइम में ही बच्चों में देते हैं। उसके बाद है आपका बच्चों में पेशेंस है। पेशेंस होता है उनमें, बच्चों में नहीं होता है।
वो इम्पेशेंस होते हाँ, के हैं बराबर। बस ऐसी चीज़। हाँ, लेकिन उनको पेशेंस लाना हमें सिखाना चाहिए होता है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को उतना फोकस करे उस चीज को। हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीचर्स की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बच्चा आपस में लड़ रहा है उस टाइम या कुछ भी कर रहा है, तो उनको कुछ मिसबिहेव कर रहा है, कुछ गलत वर्ड यूज कर रहा है, लाउडली बोल रहा है, उस वक्त हमें सिखाना चाहिए तो नहीं आप ऐसा मत करो, इस तरीके से इस वे में आप मत जाओ, इस ऐसे बिहेव नहीं करते। अगर आपको बोलना है आप सॉफ्टली बोलो, एज अ रिस्पेक्ट खड़े होके। लेकिन अगर हम उस चीज को इग्नोर करेंगे, वो चीज यहाँ सीख के अप्लाई कहाँ करेगा? अपनी सोसाइटी में जाकर, अपने कम्युनिटी में जाके वो यही चीज वहां पे अप्लाई करेगा और उसका इफेक्ट भी हम पे ही आ रहा है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के टाइप्स। वैल्यूज के टाइप्स ऑफ वैल्यूज में अगर बात करोगे तो मॉरल वैल्यूज आते हैं सबसे पहले, जो हमारी बेसिक होती है, स्टार्टिंग होती है, जहां से हम शिक्षा लेते हैं, मॉरल वैल्यूज। सर आप बताइए मॉरल वैल्यूज कौन से होते हैं? प्रारंभिक शिक्षा है जो बच्चों के द्वारा, बच्चे जो है पहले वो घर से ही सीखते हैं, माँ के द्वारा, परिवार के द्वारा। तो उसके बाद बच्चे को जब प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता है तो बहुत ही अहम भूमिका होती है शिक्षक की, कि उसे किस तरह से लिखना, पढ़ना, बोलना तथा बड़े छोटों से किस तरह से आदर करना, ये हम स्कूल में सिखाते हैं तथा परिवार के सदस्य भी उन्हें सिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये केस देखे हो, बच्चे को कुछ खाने का मन कर रहा है, उसने क्या किया, घर में कुछ रखा हुआ उसने उठा लिया, चोरी कर ली। जब मम्मा ने पूछा कहाँ गया, वो कहता मुझे नहीं पता, जबकि सामने मम्मी को पता होती है कि उसने ये उसका काम है। उस वक्त वो क्या कहती है, यही ना कि बेटा ये गलत बात है, अगर आपको लेना था तो आप क्या करते, पूछ लेते, या आपने ले लिया तो आप एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट करते, है ना? सच्चाई, ट्रूथ है या नहीं है? उसके बाद ईमानदारी, ऑनेस्टी, है ना? उसके बाद ह्यूमैनिटीज, ये सारी भावनाएं, इसलिए सारी जो आपके सीख है वो कहाँ से मिल रही है आपको? मॉरल वैल्यूज से। नेक्स्ट है आपके सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज में कौन से आएंगे? कौन से वैल्यूज? सोशल वैल्यू जहाँ पर बच्चे दोस्तों के बीच रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किनके यहाँ जाते हैं, उनसे किस तरह से बातें करते हैं, वहाँ से वो क्या सीख के लाते हैं, क्या अडॉप्ट करके लाते हैं, ये सारी कम्युनिटी से, सोसाइटी से, है ना? तो सोशल वैल्यूज में आएंगे रिस्पेक्ट, सबसे पहले दूसरों को रिस्पेक्ट करना, है ना? सोशल वैल्यूज, क्योंकि हमारी जो व्यवहार है सोसाइटी के साथ ही है ना। घर में तो जैसे भी चल जाएगा, पर बिहेव कहाँ पे देखा जा रहा है स्टूडेंट्स का, या हमारा ही बिहेव कहाँ पे देखा जा रहा है? सोसाइटी में। टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट जो कि मेन है, विदाउट एडजस्टमेंट ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कभी हम किसी भी स्टेट में चले जाइए या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में ही चले जाइए, एक फैमिली से दूसरे फैमिली में ही, तो एडजस्टमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर एडजस्ट करना हमें नहीं आया, इट मींस लाइफ पॉसिबल नहीं होगी वहां पे। हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, हम उतनी हैप्पीली अपनी लाइफ को क्या होगा, जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, ढंग से नहीं जी पाएंगे, ढंग से नहीं रह पाएंगे। उसके बाद पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी तो मैंने वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसमें आएंगी आपकी? हम लोग ढंग से अपना अपना दायित्व को नहीं निभाएंगे तो समाज का ऐसे ही। यस सर। आज अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। जी सर। एक एक्सीडेंट बस नंबर 21 में मैं वहाँ गया था, क्योंकि दो क्लास 9 के बच्चों ने आपस में जी सर। दोनों एक दूसरे को पंच मार दिया। मुझे बुलाया गया ड्राइवर के द्वारा। जब वहाँ मैंने गया तो देखा कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे थे कि आपने एब्यूज मुझे किया, या फिर आपने मुझे पहले कहा, पीछे कहा।
ठीक है। मैं जब उनसे पूछा कि आप लोग बड़े भाई हो, इतने छोटे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास LKG से लेके और आगे तक का, वो क्या सीखेंगे? तो उन्होंने कहा है कि सर ये लोग तो हमसे ज्यादा गाली पहले से पढ़ते हैं। तो मैंने उन छोटे बच्चों से पूछा कि ये गालियां तुम्हें कहाँ से आई है? तुम्हारे घर में कोई मम्मी पापा या दादा दादी कोई पढ़ते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं सर। तो फिर ये कैसे सीखा तुम लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि वही सोसाइटी की बात आती है, कहीं कहीं से सर सीख लिया। अब सवाल उठता है तो मैंने कहा कि उन दोनों बच्चों को कि यदि ये आप दोनों बड़े हो, आपका दायित्व बनता है कि आप छोटे बच्चे को उस समय रोको, तब जब आप एक दूसरे को गाली ना दो। तो ऐसा एक्सेप्ट किया दोनों के एक ही साथ बैठने के लिए मजबूर किया, मजबूर नहीं मतलब उनको बताया कि आप बैठे जाएं और दूसरे को बताएं। तो ये जो पहलू है जो बच्चों से आता है वो निश्चित रूप से इन्वायरमेंट से आएगा, चाहे वो सोसाइटी का हो, बस का हो, जगह भी हो, निश्चित रूप से या स्कूल का हो, उस इन्वायरमेंट से तो आएगा ही आएगा, तय है। सही है सर, थैंक यू। बात वही थी कि जो बच्चा अपने आसपास देख रहा है, जो स्टूडेंट अपने आसपास देख रहा है, वही वो चीज लर्न कर रहा है, वही वो चीज अडॉप्ट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी समझ से वो चीजें बाहर है, वो सीख रहा है उस चीज को। और सबसे पहले वो जो बड़े होते हैं ना, जो उसके आइडियल होते हैं, वो उसी को फॉलो करता है। वो जैसे बिहेव करेंगे, जो वे ऑफ लैंग्वेज वो यूज करेंगे, जो उनका बिहेवियर होगा वो उसको ही फॉलो करेगा। कभी कभी बच्चे प्रिविलेज हो जाते हैं, अगर कोई गाली देता है उसको समझा कर नॉर्मल से टास्क उसको छोड़ देते हैं, उसको लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम से फिर करेंगे, तो बच्चे प्रिविलेज हो जाते हैं। अगर फर्स्ट गलती में ही उसको अगर वहाँ पर रोक दिया जाए तो शायद हो सकता है कि सेकंड गलती वो इन्वाइट कभी लाइफ में नहीं करेगा, वहाँ पर उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हमें बोला भी जाता है चलो इतना होता रहेगा, बच्चा इग्नोर किया कर दिया जाता है। तो हमें कभी भी फर्स्ट गलती को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर फर्स्ट गलती इग्नोर करना मतलब एक मौत को इग्नोर करना के बराबर होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी आ गए, जैसे देश भावना की, अपने बच्चों में नैतिकता डालना अपने देश के प्रति, अपने हाँ जी सही बोल रही हैं। थैंक यू सर। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल वैल्यूज भी है। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ वैल्यूज। यस सर। मैम वैल्यूज की बहुत सारी क्लासिफिकेशन, हाँ, मगर एक सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो है जिसको मैं यहाँ पर इसी के बेस पर ऐड करना चाह रहा हूँ वो है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यू सारे बेस को तैयार करती है, क्योंकि एक पर्सन से परिवार, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन से एक यूनिवर्सलनेस की बात आती है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। पर्सनल वैल्यूज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी बेस के ऊपर अगर गौर करें तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह रहे, उनका एक शेर है, नथीहाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, बड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। थैंक यू सर। उसके बाद है आपका सोर्स ऑफ वैल्यूज, कि वैल्यू के, नैतिकता के सोर्स क्या, कौन से सोर्स है, कि बच्चा वो कहाँ से सीख रहा है। तो सोर्स में आपका सबसे पहले आ जाएगा सोसाइटी, स्कूल, उसके फ्रेंड्स, हाँ, फैमिली से मान लीजिए होम है ना, होम हो गया, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो एनवायरनमेंट वो घर में देखेगा वही उसको लर्न करेगा, है ना। उसके बाद वो कम्युनिटी पे उसको अप्लाई करेगा। नेक्स्ट वो जब स्कूल आएगा तो वो स्कूल में टीचर्स को भी फॉलो करेगा, स्टार्टिंग उसकी वहीं से होगी। जब नए बच्चे आते हैं, मैम की कोई वर्ड अच्छी लग रही है, मैम कुछ बोलते हैं ना, वो बीच बीच में कुछ ऐड कर रहे होते हैं, वो चीज वो लर्न करके उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना वो स्टार्ट कर देता है। जैसे आपस में टीचर गॉसिपिंग करते हैं, बच्चे उसको देख के आपस में गॉसिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। यही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका पता नहीं है, लेकिन हाँ जब सीखने की एज तक आते हैं ना तो उससे बाहर निकल चुके होते हैं। फिर उनको हम शिक्षा देंगे ना, वो कहेंगे कि टीचर तो खुद ही ऐसा करते, वो हमें क्या बता रहे हैं। यही होता है, अगर टीचर मिस्टेक कर रहा है, यानी कि वैल्यूज को सबसे पहले एज अ टीचर हमें वो वैल्यूज खुद में लाना चाहिए, फिर हम उसको उनके ऊपर अप्लाई करने की बात करेंगे। अब मैं यहाँ आके मैंने देखा था स्टूडेंट्स को,
क्लास में है, क्लास में स्पिट कर रहा है, क्लास में ही वो स्पिट कर रहा है, फिर इवन की ग्राउंड में भी। तो स्पिट करने वाले उसने कैसे वो उसने सीखा? क्योंकि हम तो नहीं करते ना, या हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट मींस कि उसको किसी ने उस वक्त बोला नहीं, इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर उसको उसी वक्त बोल दिया जाता कि ये गलत है, ऐसे नहीं करते, तो कहते हैं मैम ऐसा ये प्रॉब्लम होती है। तो बेटा ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन में हो, घर के अंदर हो, आप यहाँ आप नहीं करते हो। आपको जो करना है आप बाहर जाओ, वॉशरूम यूज करो, सिंक यूज करो, ऑलरेडी आपको सारे फैसिलिटीज आपको दी हुई है। यानी कि वैल्यूज हम उसको वहां पे वो शिक्षा देंगे, यानी कि अगर वो गलत कर रहा है उसको उसी वक्त रोका जाए, उसको उसी वक्त रोका जाए, उसको उस चीज के लिए अवेयर किया जाए कि ये आप अपने सोसाइटी को या अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं आपके बुक्स। बुक भी एज अ सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे बुक्स रीडिंग करते हैं। हाँ, ये बात और है कि बच्चे अब वो चीजें कम हो चुकी हैं, लेकिन वो जो बच्चा बुक पढ़ रहा है, जो मॉरल स्टोरीज होती है, स्टोरीज के एंड में उसकी सीख दी हुई होती है। ये होता है ना, लास्ट में दिया होता है सीख, या फिर जो आपके जो इम्पोर्ट्स के समराइज में बताया जाता है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जो स्टोरी बुक्स होती है उसके नीचे भी दी हुई होती है, हाईलाइट की हुई होती है। स्टोरी देकर उसमें शीर्षक भी लिखने के लिए हाईलाइट नीचे कर दिया जाता है, शीर्षक क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम ये शीर्षक यहाँ आपको प्रस्तुत कर चुके हैं। हाँ जी। उसको पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट शीर्षक कौन माइंड में है, ऐसा भी क्वेश्चन लीजिए जी। उसके बाद है आपका कि हमने ये जान लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि इसके कॉजेस क्या है। क्या आज के डेट में वो वैल्यूज हमें देखने को मिल रहा है बच्चों में? यस सर। सोच में और भी ऐड हो सकता है। हाँ, ऐड ऑन हो सकता है। सोशल मीडिया। हाँ जी। फैमिली हो गई, होम हगिंग, प्रिंट मीडिया, ये सारे सोर्सेज है जहाँ से मोरल वैल्यू लेते हैं। और सब अभी जो मोरल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसका मेन रीजन ये है आपका सोशल मीडिया। आज नॉलेज के रिसोर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज कितना है ये एक सवाल है। ये एक सवाल है, सही है। और इसी पे महात्मा गांधी ने कहा था कि आज तकनीक जो है साध्य नहीं साधन है। तो साधन है लेकिन उसको आज एज ए हम साध ले रहे हैं। इसलिए ये सवाल है, आर्टिकल्स भी है कि टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो मानवता का ह्रास या ये विकास है। इस पे कहा जा सकता है कि हम तो टेक्नोलॉजी में आए हुए हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर की इसको मानते। वहाँ पे मोरल वैल्यूज की मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इतना इंडियन फिलोसफी में। वैल्यूज में कमी आना ना सोसाइटी में, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। पहले जब हमारे फादर और ग्रैंड पेरेंट्स थे, क्या उस टाइम ओल्ड एज होम था? ओल्ड एज होम नहीं थे ना, क्योंकि उस टाइम हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर ओल्ड एज होम की बात इसलिए मैंने करी क्योंकि वो भी तो एक हमारा मॉरल है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मॉरल है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मॉरल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों में वो शिक्षा देंगे कि बेटा आपका भविष्य ऐसा है, पेरेंट्स हैं आपके, है ना। लेकिन हाँ, वो फैमिली से वो सीख रहा है, ये नो डाउट कि वो फैमिली से नहीं सीख रहा है, फैमिली से वो ये चीज लर्न कर रहा है, क्योंकि जो वो फैमिली में देख रहा है ना वही चीज वो खुद में भी लाएगा। जैसे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्या उनको उनकी मम्मा या उनके पेरेंट्स उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं वो खुद सीखेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो सेम एज इट इज जो अभी वो देख रहा है, हो सकता है कि उससे भी कंडीशन आगे भविष्य में गड़बड़ हो जाए, इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि हम खुद अभी तो हम इंस्टीट्यूट में तो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक देखा जाए तो हम घर में फैमिली भी तो है ना, चाहे मैं हो चाहे आप लोगों कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी फैमिली है। पहले क्या था, एक सोच थी जॉइंट फैमिली की,
जॉइंट फैमिली के एडवांटेज बताओगे आप लोग? रोनिता मैम आप बताइए जॉइंट फैमिली के एडवांटेज। तो है ही जॉइंट फैमिली से, बिलोंग करते जॉइंट फैमिली से। ये मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में भी। तो बचपन से मेरी मम्मी नहीं है, जब मैं 3 साल की बच्ची थी तब मम्मी छोटी गई थी। तो तब से मेरा पापा सिंगल फादर वर्किंग मुझको बड़े किए और पापा को हेल्प किए मेरा फैमिली का मेंबर्स। तो वो लोग नहीं रहे थे और पापा नहीं रहे थे तो आज यहाँ पर मैं खड़ा नहीं रह पाती। तो फैमिली मेंबर्स हेल्प किए, इसीलिए हम यहाँ पे हैं और सामने जो गोल अचीव करना है हमको, इसीलिए भी फैमिली मेंबर्स मेरे साइड में सब खड़े हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट वर्षा मैम, जॉइंट फैमिली का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? As she said right now, that we learn to coexist in the society. We learn to cooperate with each other. Suppose if there's a working mother in a joint family, she doesn't face the difficulty in raising up her child as she might have faced being in a nuclear family, because she will get the help of others also in raising her child. Thank you. ये क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली जो है वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? Actually, joint family helps the children or a child to know that how to behave with others, how to a sense of cooperation into their mind, a sense of sympathy, a sense of loyalty to others, a sense of respect, sense of submissiveness. All these things it helps to bring into the mind of the child, but it may fall in vain until and unless the members of the family they behave in a proper and in a gentle way. Otherwise, all that efforts may fall in vain. Okay, sir. Thank you. That is the अगर देख, yes sir. मैम यूएनओ की 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसे एजुकेशन में पढ़ाया भी जाता है। उसमें एक पिलर था लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू लिव टुगेदर ये जॉइंट फैमिली प्रैक्टिकल अप्रोच देती है इस चीज़ के लिए, जो एजुकेशन का अल्टीमेट एम है। मैडम, जॉइंट फैमिली में 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि एक मैंने कहीं पे एक 4 लाइन देखा था, उसमें कहा गया था कि भाई मरे पल घटे। ठीक है, आप कितने भाई हैं कहते आ जाओ देख लेंगे, राइट? किसी के पास अगर 5-7 भाई हैं तो लोग देख के कहते हैं, अगर साथ रह रहे हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं उसके पास बहुत बल है ना? भाई मरे पल घटे, बाप मरे छत जाए, धूप बारिश का बाप का हुआ, है ना? और जब मरेगी मावड़ी, मावड़ी मतलब माँ, जब मरेगी मावड़ी सारा जग सूना पड़ जाए। तो आपके लिए आपके फैमिली मेंबर्स, आपके भाई बहन, चाचा, ये सब बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज रखते हैं आपके लिए। हर चीज का सपोर्ट मिलेगा आपको, फाइनेंशियली, मोरली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से वो आपके लिए हेल्प करते हैं। आई थिंक इसलिए जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा फायदेमंद है लोगों के लिए। इनफैक्ट मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे दादाजी 6 भाई हैं और अभी भी हम लोग साथ में इकट्ठे रहते हैं। कोई ऐसा कुछ ओकेजन होता है तो एक साथ मिलते हैं। अभी भी कुछ लोग समस्तीपुर में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी सब एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। नहीं, बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है, बिल्कुल 100%। हम क्या तो देते हैं कि बच्चे को जो लर्निंग स्टेज है वो घर है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या हम वो एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। आज के डेट में देखा जाए, हम कह देते हैं हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हम रहना पसंद करते हैं सिंगल। क्या वो सिंगल रहते हुए उस बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रही है? क्या उसके अंदर वो फीलिंग्स अपने रिलेशन के लिए वो आ रही है? अगर हमारे रिलेशन के लिए वो फीलिंग्स नहीं आएगी बच्चों में, तो क्या वो अपने सोसाइटी के लिए वो सोच रख पाएगा? जो अपनापन, जो ह्यूमैनिटीज, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, जो भी चीजें हम सीख रहे होते हैं जॉइंट फैमिली में हमें बताया जाता है। अपने ब्रदर्स की रिस्पेक्ट करना, हाथ नहीं उठाना है उन पे, गाली देंगे वो नहीं, आप हमें कंप्लेंट करो हम डील करेंगे। आप बड़ों को रिस्पेक्ट दोगे, पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं,
ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। ये सारे जो सोच थी, ये जो सारे संस्कार थे, वो आज की डेट में बहुत कम रह गए हैं, वो भी सिर्फ विलेजेस में रह गए हैं। टाउन सिटीज में देख लोगे तो टाउन सिटीज में लाइफ बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। मॉर्निंग उठना है, डेली रूटीन है अपना, जॉब पे जाना है, जॉब से आना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, चलो ठीक है पढ़ लो आप बेटा, अच्छे नंबर लेके आना। बस हम उनको ये कहते हैं कि बेटा अच्छे नंबर लेके आना। क्या हम एक अच्छा इंसान बना रहे हैं? तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में वो हमारे लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स रखेंगे, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? क्योंकि हम उनमें सोच क्या डाल रहे हैं? अर्न मनी, नो डाउट मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग बहुत जरूरी है, विदाउट अर्निंग पॉसिबल नहीं है। पर क्या अर्निंग के साथ साथ वैल्यूज नहीं चाहिए? वैल्यूज तो चाहिए ना, हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, केयर चाहिए। बट वो चीज हम उनमें डालेंगे तो वो हमें रिटर्न बैक मिलेगा, वरना हम इस चीज के लिए फिर वही कहते रहेंगे कि हाँ जनरेशन गैप है, बच्चों की सोच बदल चुकी है। तो बच्चों की सोच कैसे बदली है? बच्चों की सोच तो हमें देख के ही बदल रही है ना। मैं बच्चों की सोच जो बदल रही है उसमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो अभी बात की है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स एंड द नंबर ऑफ द पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वांट टू improve it and in this way they are going the around the world। तो इस पर किसी व्यक्ति ने दो लाइन बोला है कि पैसे की ख्वाहिश ऐसी कि घर से निकल गए और पैसे मिली हाथ में तो रिश्ते निकल गए, और बच्चों के संग रहने की फुर्सत नहीं मिली, और जब फुर्सत मिली तो घर से बच्चे निकले। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई कहना चाहेगा मॉरल वैल्यू लो होने के कारण और क्या है? यस सर। मॉरल वैल्यू लो होने का सबसे बड़ा ये रीजन है वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में इंसान को एक मशीन माना गया है, वो मटेरियलिस्टिक पे बिलीव करते हैं। उनके पास मतलब उनकी फिलॉसफी में इमोशंस का कोई जगह नहीं, बट इंडियन फिलॉसफी में इसका बहुत बड़ा जगह है। हाँ, जैसे ओल्ड एज हाउस की बात की आपने, हाँ, तो यहाँ पे जब हम इंडियन कल्चर में हैं, यहाँ पे एवरी एस्पेक्ट से जो भी लोग हैं, जैसे अगर मुस्लिम धर्म की बात किया जाए तो यहाँ माँ बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया, उसी तरीके से बाप जन्नत का दरवाजा कहा गया। उसी तरीके से अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है ये तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये इसको सिरे से खारिज करता है। जो सबसे बड़ा जो कॉज है, आज हम मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जिसका कारण है वैल्यू एजुकेशन का डिक्रीज होना, जिसको हम कल्चरल इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू सर। यस सर। सर क्या कहना सही है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो ये ज्वाइंट फैमिलीज के बारे में जहाँ तक कहा गया है, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग सेक्रीफाइस शब्द को भूल रहे हैं। हाँ, सेक्रीफाइस शब्द को भूल चुके हैं। हमारा धर्म के भी और वो जो भी एपिक्स है वो कहता है कि हम राम और भरत की बात तो करते हैं केवल कागज पे, लेकिन सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ये सेक्रीफाइस शब्द ना हो तो फिर ज्वाइंट फैमिली तो नहीं चलेगी, न्यूक्लियर फैमिली में भी प्रॉब्लम आता है माँ बाप के प्रति, सेल्फिशनेस आ जाती है। सबसे बड़ी चीज है सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है ज्वाइंट फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से। जी सर। पड़ चुका है इंडिया में, ऑब्वियस है, सारा बच्चे तो छोड़िए, हम खुद उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते नहीं है, हम अपने जो रूट पे है वो चीजें हमें रूढ़िवादी लगती है ना, ऑर्थोडॉक्स सोच है, थिंकिंग है, लेकिन हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा तो रहे हैं। अब पहले क्या होता था, हमारे घर गेस्ट आते थे, बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते थे, है ना, ग्रुपिज्म होता था, सब आते थे, एक टाइम स्पेंड होता था। लेकिन आज के डेट में अगर कोई गेस्ट आ जाए फिर टेंशन हो जाती है, अरे टाइम खराब हो रहा है, हमें ये तो हमारा काम का टाइम था,
वो लोग आ गए, खाना बनाना पड़ेगा, खर्चा होगा, लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं हम अपने जनरेशन के सामने कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, तो एज इट इज वो इस चीज को फॉलो करेगा। एक कहावत है ना अपने कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर में, वसुदेव कुटुंबकम या अतिथि देवो भव। क्या हम उस चीज को आज फॉलो कर रहे हैं? 20% पीपल करते हैं, और वो भी टाउन सिटीज में, तो अर्बन एरियाज में तो नहीं होता उतना। सर का कहना बिल्कुल सही था कि 20% पीपल, और बाकी 80% वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैम 20% लोग नहीं करते हैं, सारे लोग मिलकर 20% ही कर पाते हैं। 20% ही करते हैं, 20% सब मिला के 20% ही करते हैं। बात सही कह रहे हो आप, भले ही 20% लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ जस्टिस। लैक ऑफ जस्टिस कैसे? जस्टिस से क्या समझ में आया आपको? कुछ लेना चाहिएगा आप? नया न्याय न्याय लैक ऑफ जस्टिस में ये कि आज हर लोग अपने हक की फिक्र कर रहे हैं, अपने हक की फिक्र कर रहे हैं, फिक्र नहीं कर रहे। हर चाह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो अगले की फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो जस्टिस में ये सबसे बड़ी चीज आती है। जस्टिस में ये सबसे बड़ी चीज आती है, सही है। अब मैं फिर जो मेरा मेन है वो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मैं एग्जाम्पल में बच्चों को ही लेके आऊंगी, स्टूडेंट्स को ही लेके आऊंगी। स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं, एग्जाम या फिर क्लास में कुछ अपने रिलेटिव्स के भी बच्चे होते हैं या अपने कुछ खास भी होते हैं। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मीन्स कि अगर वो शोर कर रहे हैं या कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो जो अपना होगा उसको हम साइड कर देते हैं, उसके ऊपर उतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर वही अगर दूसरा है वहां पे हम एक्शन ले लेते हैं। तो बच्चे के मन में हम क्या थॉट डाल रहे हैं? जस्टिस की थॉट डाल रहे हैं, इनजस्टिस हुआ ना। तो यानी कि अगर जस्टिस की थॉट, हम उससे ये कह सकते हैं कि वो उस पर डिसीजन ले, सही और गलत की पहचान करे, लाइफ में क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये वो सोच के चले। तो इसके लिए क्या करना होगा? उनके सामने भी हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। पार्शियलिटी की अगर जैसे हम पार्शियलिटी करेंगे वो इस चीज को नेगेटिव में लेके जाएंगे, ऑब्वियस वो नेगेटिव ही है। उसके बाद आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कुछ साइकोलॉजी की भी प्रॉब्लम होती है। बिना मैम कहना चाहेंगे साइकोलॉजी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मेंटालिटी ऑफ द पर्सन। मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, हाँ, उसकी सोच कैसी है? थैंक यू मैम। कि उस सामने वाले की सोच कैसी है? कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, या उस जिस रूट से आया है उसकी मेंटालिटी की सेटअप वैसी हो चुकी है कि उसमें वो वैल्यूज और मॉरल नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स डेवलप ऑफ वैल्यूज इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर हम कैसे बच्चों में वैल्यूज को डेवलप करें? हाउ, कैसे कर सकते हैं? मोरल वैल्यू की इम्पोर्टेंस बताकर, अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटकर उसे इम्पोर्टेंस बताएं, प्रत्येक बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से, या जो वो काम कर रहा है ना, उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या निगेटिव चीज़ क्या अडॉप्ट करना चाहिए क्या नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, वो निगेटिव को अडॉप्ट करता है उससे क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ों को बताकर, वो सारी चीज़ों को बताकर। शिवम सर आप बताइएगा कुछ। मैम उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उनको अलग अलग स्टोरीज सुना करके उनको बता सकते हैं कि देखो ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया था जिससे इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसके लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। आपको अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, आपका जो कुछ लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि नेगेटिव चीजों की तरफ जाना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। रोल प्ले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मैम सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि टीचर खुद को एज एन एग्जाम्पल प्रोजेक्ट करे।
क्योंकि बच्चों में ये आदत होती है कि वो कहने से कम और देख के ज्यादा सीखते हैं, कहना सही बात, फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर एक टीचर खुद किसी डिसिप्लिन को या वैल्यू को फॉलो ना करे, और कई दफा क्या होता है कि कई तरह की वैल्यूज आपस में भिड़ पड़ती है। पर्सनल वैल्यू बहुत हाई हो जाने से वो फैमिली के ऊपर तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में काफी दिक्कत आती है, फिर सोशल वैल्यू वहाँ पर अफेक्ट होता है। इसी के रिगार्डिंग इसी बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जातीयतावाद आंतरजातिकतावादेर शत्रु, नेशनलिज्म इज द एनिमी ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तो इस तरह से अगर खुद को रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश ज्यादा की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा कारगर हो सकता है। यानी कि उसको सबसे पहले हमारे ऊपर खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। अब कहा जाता है कि आप स्टूडेंट्स को आप ओके सर, नेक्स्ट है और कोई कुछ कहना चाहेगा? वॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर से क्वेश्चन जी। 1944 as you all know. How many organization made after 1944? Organization made in 1945. कितने organizations के Five. Well, I think UN was First event you mentioned. Oh, First event you mentioned. Second. Sir, how Yes, this person sir. will relate this topic? Actually, we talked about the UNO. That's why. I think this is Sir, my question. डिफरेंट सब्जेक्ट, जब हम दूसरे सब्जेक्ट की टीच कर रहे होते हैं ना, खास करके जो लैंग्वेज टीचर्स हैं या एसएसटी वाले हो गए, है ना, जो एक्चुअली सोसाइटी से लिंक कर रही होती है चीजें, क्योंकि अब लैंग्वेज टीचर्स हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, वो हमारी कल्पना हमारी सोच के ऊपर होता है, उसमें भावनाएं जुड़ी होती है, फीलिंग्स होती हैं। एसएसटी हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया। तो इन सब चीजें जब हम बता रहे होते बच्चों को, पढ़ा रहे होंगे, उस टाइम कुछ ऐसी चीजें उनको एग्जाम्पल में दो ताकि उस बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स आए, नेशनलिटी की फीलिंग्स आए, ब्रदरहुड की फीलिंग आए, है ना, सिंपैथी आए, वो ऑनेस्ट बने। उसके बाद टू अप्रिशिएट दी पीपल आइडियाज, मींस कि बच्चे का आइडियाज को कुछ हमारे सामने वो ला रहा है, अपनी क्रिएटिविटी ला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही साथ डाइवर्सिटी, जो क्लास में जो डाइवर्सिटी है उसको उसमें रहना, सर्वाइव करवाना सिखाना चाहिए कि वो हर एक चीज की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अगर वो वहां पे सर्वाइव कर पा रहा है तो ही वो सोसाइटी में सबको रिस्पेक्ट इक्वली दे पाएगा, वरना उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और उसको वो अपनी सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, सो टाइम इज ओवर लग रहा है मुझे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्रिंसिपल सर and the rest of the colleagues. And rest of the colleagues. Thank you. For your valuable information. Actually, that topic has a lot. Whenever we are entering into our classroom also, education must be value-based. And to enhance these, first of all, I would like to support Ansari sir that he told that the teachers should be the role model inside the classroom. The way we are behaving, the way we are walking, our dress code, our way of talking, our way of behaving with the students, all these things includes in the value of education. And if we are able to make our education value added or value based, then definitely it will bring about a change in our society as well as in our nation and as well as in the whole universe. So with that, I would like to conclude. Before going to conclude, once again, I would like to thank our resource ma'am, Rajlakshmi Kumari ma'am, as well as our school management who are conducting this kind of programs in order to enhance our learning capabilities, and we will keep on learning
With that, let me conclude the program. Thank you and have a good day.